स्टूडेंट्स, मैं प्रभा परगाई आज आपके लिए कक्षा 8 का भारत की खोज पार्ट 3 सिंधु घाटी की सभ्यता लेकर प्रस्तुत हुई। जैसे कि बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। भारत की खोज का जो पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था वो था अहमदनगर का किला। दूसरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया तलाश चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया। आज मैं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ भारत की खोज सिंधु घाटी की सभ्यता पार्ट 3 सिंधु घाटी की सभ्यता। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको पाठ का थोड़ा सा प्रस्तावना बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि भारत की खोज पुस्तक को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जेल में रहते हुए लिखा सन 1942 में। बच्चों, सन 1942 में आप लोग जानते हैं सन 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ? सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब वो जेल गए, उनको 5वीं बार जब जेल में अंग्रेजों के द्वारा डाला गया तो वहां पर उन्हें अहमदनगर की जेल में डाल दिया गया। वहीं पर उन्होंने अपनी इस पुस्तक को लिखा जिसका नाम है भारत की खोज, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं। इस पुस्तक का नाम इंग्लिश में आपका है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो आपको समझ में आ गया होगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री द्वारा लिखी ये पुस्तक आपकी है भारत की खोज। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने हमारे भारत की ऐसी प्राचीन कई संस्कृतियों का वर्णन किया है। कई चीजों के बारे में उन्होंने इस बुक में हमें बताया है। तो इस पुस्तक का जो तीसरा अध्याय है बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता का वर्णन किया है उन्होंने। संसार का सबसे प्राचीन सभ्यता, संसार की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो है सिंधु घाटी की सभ्यता। आपने पहले भी कक्षाओं में सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर आपकी पहली कक्षा में भी रहा है। आपने पढ़ा होगा कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता में आती है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन बड़े नगर हैं। एक नगर है हड़प्पा और दूसरा है मोहनजोदड़ो। ये 2 नगर सिंधु घाटी सभ्यता के हैं जो बहुत ही बड़े नगर के रूप में जिनके कई अवशेष मिले हैं, जो ये जाना जाता है कि संसार में सबसे बड़े नगर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे खंडहर और अवशेष आज भी देखने को मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कई से जो ये नगर हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, इनके अवशेष आज भी देखने को मिले हैं। तो बच्चों, ये जो सभ्यता है ये भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कही जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यह एक बहुत ही बड़े नगरों के रूप में माने जाते हैं। जो 2 नगर मिले हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कहा जाता है कि इनकी व्यवस्था, इन नगरों की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही सुव्यवस्थित थी। यानी कि व्यवस्थित तरीके से इन नगरों को बसाया गया था। कहाँ दरवाजे हैं, कहाँ खिड़कियां हैं, कहाँ सड़कें हैं। तो एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सिंधु घाटी के जो 2 बड़े नगर हैं इनको बसाया गया था। उन्हीं का वर्णन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी इस पार्ट 3 सिंधु घाटी की सभ्यता में किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। इस पुस्तक को नेहरू जी ने अंग्रेज़ी में लिखा और बाद में इसे हिंदी और अन्य बहुत सारे भाषाओं में अनुवाद किया गया। भारत की खोज पुस्तक को क्लासिक का दर्जा भी दिया गया है। पाठ का सारांश। भारत की खोज में सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता को संसार की सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुरानी सभ्यता माना जाता है। उसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्राचीन नगर, बड़े और प्रसिद्ध नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो खुदाई के समय मिले थे। जैसे कि आपको नीचे चित्र में दिखाई दे रहे हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो 2 पुराने प्राचीन नगर जो खुदाई के समय मिले थे।
सिंधु घाटी की सभ्यता के जो भी अवशेष प्राप्त हुए उससे ज्ञात होता है कि उस समय यह सभ्यता बहुत विकसित थी। मतलब उसके जो भी अवशेष खुदाई से मिले हैं उससे यह पता चलता है कि यहाँ की सभ्यता बहुत ज़्यादा विकसित थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के खंडहरों के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उनसे पता चलता है कि इस सभ्यता में नगर व्यवस्था बड़ी ही सुव्यवस्थित थी, यानी कि नगर बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से बनाए गए थे। इस सभ्यता में कृषि भी बेहद उन्नत थी। कहा जाता है कि इस समय लोगों की जो कृषि होती थी वो बहुत उन्नत तरीके से होती थी। पंडित नेहरू जी ने भारतीय सभ्यता के विकास के संदर्भ में सिंधु घाटी की सभ्यता को भोर बेला माना है। सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे प्राचीन गौरव को बखान करती है, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता इतनी प्राचीन है, इतनी सभ्य थी कि आज भी उसका गौरव का बखान किया जा सकता है। सभ्यता नष्ट क्यों हुई? इस कारण शायद जलवायु परिवर्तन रहा होगा, क्योंकि जहाँ पर ये सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए वहाँ पर अब रेगिस्तान है। कहा जाता है कि पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये सभ्यता नष्ट क्यों हुई, क्यों खत्म हो गई। तो इससे जलवायु में जो परिवर्तन होता है वही इसका कारण माना जाता है, क्योंकि अब वहाँ केवल रेगिस्तान है। सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य प्रमुख सभ्यताओं से व्यापारिक संबंध भी कायम थे, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता इत्यादि। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता सारी प्राचीन सभ्यताओं में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती। सिंधु घाटी की सभ्यता 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक, परिपक्व काल 2600 से ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है, जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में, जो आज तक उत्तर पूर्व अफगानिस्तान और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में फैली है। प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यता के साथ यह प्राचीन दुनिया की सभ्यताओं के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक थी, और इन 3 में से सबसे व्यापक, सबसे चर्चित, सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित शोध के अनुसार यह सभ्यता कम से कम 8000 वर्ष पुरानी मानी जाती है। यह हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है, यानी कि नेचर में जो प्रकाशित हुआ है इसका काल 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता यह मानी जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही अच्छा जरिया है भारत के अतीत को जानने का, यानी कि हमारे भारत में अतीत में क्या था, सिंधु घाटी की सभ्यता से बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। यह विश्वास किया जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक है। गंगा की घाटी तक यह सभ्यता फैली मानी जाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे आर्यों का आना मुमकिन हुआ, उनके आने का क्या कारण था। ऐसा माना जाता है कि जब आर्य हमारे देश में प्रवेश किया आर्यों ने, तो सिंधु घाटी युग के लगभग 1000 वर्ष बाद हुआ। इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। इस अध्याय के प्राचीनतम अभिलेख धर्म ग्रंथ और पुराणों के साथ वेदों के बारे में भी संक्षिप्त में वर्णन किया गया है। मतलब इसमें धर्मों के पुराणों के बारे में भी लिखा गया है। भारतीय संस्कृति की निरंतरता के बारे में भी इसमें बताया गया है कि भारतीय संस्कृति कैसे निरंतर आगे बढ़ती रही, यह भी इसमें बताया गया है। साथ ही उपनिषद, व्यक्तिवादी दर्शन के लाभ और हानियाँ, भौतिकवाद, महाकाव्यों के बारे में, रामायण, महाभारत, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, भगवद गीता, प्राचीन भारत और जीवन, महावीर और बुद्धवर्ण व्यवस्था एवं चाणक्य का उल्लेख भी इसमें किया गया है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पाठ में इन सब का भी वर्णन बहुत सुंदर तरीके से इसमें किया है।